नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के व्यापम के अंदर सब इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है उसमें पूछे जा चुके हों। यदि आप मध्य प्रदेश के अंदर सब इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी के काम के हैं, क्योंकि इनसे आपको पता चलेगा किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो एग्जाम की तैयारी के लिए या ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और सब्जेक्टों के भी मैं इसी तरह के क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकूं वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये यूनिट से रिलेटेड है। ऐसी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि नॉर्मल हमारी यूज में नहीं होती हैं। जैसे कि पहला लिखा है, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ। जो टेस्ला है वह किसकी एसआई यूनिट होती है। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन है उसके डायरेक्ट आंसर बताऊं, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा सकूं। तो जो टेस्ला होती है वह एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसका ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मैट्रिक सिस्टम बाज ऑर्गेनाइज। जो हमारा मैट्रिक सिस्टम होता है वह किस देश के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यह किया गया था फ्रांस के द्वारा। यहाँ पर किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर जो डेट दी गई है, जैसे कि पहला क्वेश्चन व्यापम के डेट दी है, कौन से सन में पूछा गया था। इस दूसरा क्वेश्चन कौन से सन में पूछा गया था। डेट और सन एक जैसी हो, समझ लेना कि अलग अलग जो जैसे 9 mm लिखा, 2 PM, जो अलग अलग उसमें जो हमारे शिफ्ट होती हैं उसमें पेपर होता है, तो अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। जो एसआई सिस्टम है यूनिट्स का वह कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो नॉर्मली आपने इसको पढ़ा होगा, यह 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग आंसर का टिक करते हैं। यहाँ पर देखा होगा जो 60 के करीब होगा उस ऑप्शन को हम टिक करेंगे। देखो 83 लिखा है, यहाँ 80 लिखा है, यहाँ 78 लिखा। 60 के करीब अगर इन सब में देखेंगे तो 75 करीब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को मैंने करेक्ट कर दिया। बी वाला ऑप्शन वैसे एक्चुअली इसका सही है, क्योंकि 1960 में स्टेब्लिश किया गया है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर अगर 1961 लिखा होता है, 1963 लिखा होता है, 1965 लिखा होता है, या 1970 लिखता है, तो हम देखते हैं 60 के जो करीब सन लिखा उस पर हम टिक करेंगे। कई बार एग्जैक्ट 1960 का 60 नहीं दिया रहता है, तो जो करीब वाला हो उसी ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम होता है, जो मूव करता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है 2। कितने रहती है? 2। तो इसको भी आप याद कर लें, या फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन और भी आपको पढ़ना है एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की इसमें से कौन सी यूनिट नहीं है। तो आप देख सकते हैं माइक्रोन हो गया, मिलीमीटर हो गया, लाइट ईयर हो गया, ये तीनों ही क्या है, हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा नहीं है, तो जो माइलस्टोन है वो क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इन सबके एग्जांपल आप अच्छे से याद कर लें, उसकी डेफिनेशन भी याद कर लें। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है इनमें से तो वह होती है मोमेंटम। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ अ सर्किल दैट कट ऑफ ऑन सर्किल। मतलब एक आर्क के बारे में पूछ रहा है। जो लेंथ ऑफ द रेडियस इज है वह किस में मेजर किया जाती है। तो आर्क को हमेशा किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप सन देख सकते हैं, लिखी हुई है। इधर देखो, ये 15 लिखा, 17 लिखा, इधर भी 15 लिखा, इधर भी कितना लिखा, 2011 लिखा था। यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ, 11 में पूछा गया था। तो इस तरह ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है और किस सेक्शन से पूछा गया है। उस सेक्शन के अदर एग्जाम्पल भी आप याद कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायमेंशन नंबर कितना होता है।
याद रखें जो डायमेंशन नंबर है उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में। तो अब मैक्सिमम जो बेसिक हैं उनके सभी के एंगुलर, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एरिया हो गया, इस तरह वॉल्यूम हो गया, इससे जो बनने वाले जो भी सिस्टम है उसके सबके डायमेंशन सिस्टम याद कर लें, क्योंकि इससे हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर इनको निकालना सीख लें। यहाँ पर वैसे इसका आंसर तो डी है, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। इसका डायमेंशन नंबर होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी। कोई सॉलिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन, उसमें कोई मतलब गति आएगी, या गति में तो गति खत्म भी हो सकती है, या डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो ये तीनों काम हो सकते हैं अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइड द फोर्स आर। तो आप याद रखें जो हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको आप अच्छे से याद कर लें। उस पर भी बेसिक रहता है मैकेनिक्स का, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया कॉन्करेंट। इसका जो हमारा 11 वाला क्वेश्चन है उसका आंसर राइट है। तो इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर आते हैं। तो आप याद कर लें जो प्लेन के अंदर एक फोर्स लग रहा है, किसका डायरेक्शन रहती है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, किसी एक पॉइंट पर लग रहे हैं, इस तरह वो अलग अलग सिस्टम में रहते हैं। तो उन सभी को जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होता है उसको याद कर लें। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है मैकेनिक्स की, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चन के मैंने आंसर बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ ब्लैंक दिया, इज द फोर्स और टॉर्क दैट इज नेसेसरी जस्ट द इनिशिएट मोशन फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको जस्ट एकदम मूव कराने के लिए या गति में लाने के लिए जो वहां पर आवश्यकता होती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है स्टिक्शन। क्या बोला जाता है? स्टिक्शन। जो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। कहने का मतलब जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वहां पर अगर किसी बॉडी को हमें मोशन में लाना है तो जिस टाइम तुरंत ही मोशन में आएगा उस टाइम जो भी हमारा क्या लिखा फोर्स या टॉर्क है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वह बोलता है स्टिक्शन। नेक्स्ट लिखा, फोर्सेस ऑल आर कॉल्ड कॉन्करेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीटर। मतलब क्या करें, यदि सभी फोर्सेस कॉन्करेंट हैं तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी। इससे तो लाइन ऑफ एक्शन ये हमने बताया फोर्स ऑफ सिस्टम है, उसको आप अच्छे से याद कर लें। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी उनकी, वो एक ही पॉइंट पर सभी फोर्सों की लाइन ऑफ एक्शन होगी या एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इफेक्ट ऑफ अ फोर्सेस ऑन अ बॉडी डिपेंड। अगर किसी बॉडी पे फोर्स इफेक्ट करता तो कौन कौन सी उसमें एक्शन होते हैं या किस पे डिपेंड होता है। तो ये होता है उसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड होता है। तो ये तीनों ही डिपेंड करता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन ऐसे देख रहे होंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मैकेनिक्स होता है, जो कंसेप्ट होते हैं मैकेनिक्स के उन सबसे पूछे जाते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ लें जिस तरह के क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को लेकर इस तरह के और भी जो सेक्शन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर उन सबको याद कर लें। जैसे कि फोर्स के ऊपर हो गया, जो फोर्स ऑफ सिस्टम के ऊपर हो गया, और भी इससे पहले मैं यूनिट्स के क्वेश्चन बता चुका हूँ, वाई भी यूनिट्स आप अच्छे से तैयार कर लें। अब चलते हैं इस तरह के और भी क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पॉलीगन ऑफ फोर्सेस यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट। जो पॉलीगन ऑफ फोर्सेस है उसका जो रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पर जो फोर्सेस का सिस्टम हुआ है कौन सा होता है, तो यह होता है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह किस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो यह करता है नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस जैसी खुरदरी है, चिकनी है, उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। याद रखें फ्रिक्शन सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रिक्शन की जो यूनिट है उसकी न्यूमेरिकल भी तैयार कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल फ्रिक्शन इनका रेशो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये तीनों क्वेश्चन के मैं आंसर मैंने बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रिक्शन से लिखा है, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी फर्स्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है, फ्रिक्शन होती है, तो कब वह ऐसा मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे उसके ओवर स्लाइड करती है, या अगर कोई बॉडी की सरफेस फिसल रही है तो वह क्या करती है, जो दूसरी बॉडी है वह उसके फिसलने का विरोध करती है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि उसका फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है उससे अधिक फोर्स लगता है और हमारी बॉडी फिसल जाती है। तो वह जो रहता है जो बिगिनिंग में स्टार्टिंग में वह फोर्स क्या कहलाता है,
वह होता है लिमिटिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? लिमिटिंग फोर्स। नेक्स्ट फोर्स लिखा है, नेक्स्ट लिखा है अ लेडर रेस्ट ऑन अ स्मूथ ग्राउंड अगेंस्ट अ रफ वॉल। एक रफ वॉल पर एक सीढ़ी लगी हुई है, वहां पर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा? तो यह कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। किसमें? अपवर्ड, मतलब ऊपर की दिशा में लगेगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नीचे एक क्वेश्चन लिखा जिसमें लिखा टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन और किसके बराबर होती है? वह होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। ये भी दो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन बेसिक थे। जो अब फ्रिक्शन की जो थ्योरी है वह पढ़ोगे, इन सभी क्वेश्चन के आंसर वहां पर मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द मोशन इज इंपेंडिंग इज नॉन। वही लिखा है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? कब होता है? जब बिल्कुल वो जो बॉडी जो भी उसमें फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, जो विरोध कर रहा है किसी दूसरी बॉडी का, वह मैक्सिमम फोर्स जब तक कि उसका विरोध कर सकता है। उसके बाद उस बॉडी का विरोध होना बंद हो जाता है और वह आगे स्लाइड कर जाती है। तो इसी को जो अभी पहले भी समझाया था वह होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा व्हेन इन मोशन द फ्रिक्शनल एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। अगर कोई बॉडी मोशन में और जो फ्रिक्शन हो रहा है उस टाइम उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? तो वह होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज। जो हमारी मशीन वाला चैप्टर है उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लिखा है इन एक्चुअल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज होता है कितना? लेस देन द वेलोसिटी रेशो। क्या होता है? लेस देन द वेलोसिटी रेशो। तो हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं और इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिडंडेंट फ्रेम इज आल्सो नोन। जो फ्रेम्स के टाइप्स हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रिडंडेंट फ्रेम पूछा गया, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? यह होता है एन इम्परफेक्ट फ्रेम। क्या होता है? एन इम्परफेक्ट। हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, याद रखें यहाँ पर जो डेट दी उसको जरूर देखते हैं कि क्वेश्चन कब किस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, व्यापम के किस किस सन में पूछा गया। यहाँ लिखा है इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर मोमेंटम में वह डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 गुनी हो जाती है। तो हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडी इन एनी वन डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एक्ट अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स इज द इन दैट डायरेक्शन। दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर कोई बॉडी मोशन में या रुकी हुई है, वह उसकी जो डायरेक्शन चेंज जब तक नहीं होती जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स न लगा जाए। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं इस तरह के और भी क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा साइकिल पेडलिंग इज एन एग्जाम्पल। जो साइकिल का पैडल चलाते हैं किसका एग्जाम्पल है? तो यह होता है कपल का। क्या होता है? कपल का। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हेन अ रिजिड बॉडी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड इट्स ऑस्किलेट्स विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द बॉडी इज नोन। तो यह बॉडी कहलाएगी कंपाउंड पेंडुलम। क्या कहलाती है? कंपाउंड पेंडुलम। हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन और हैं उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा था रेशो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एंड इट्स कांस्टेंट। तो यह होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है? इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है if the welded v displacement per time using then the number of dimensional analysis repeating variables m is। तो ये जो रहता है, जब हम पूछ रहा है कि v अगर क्या डिस्प्लेस अपन पर टाइम है तो उसका जो भी एनालिसिस करते, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, वह किसके द्वारा दोहराया जाता है? उसकी संख्या कितनी रहती है? वह कितने नंबर से दोहराया जाता है? वह एक बार दोहराया जाता है। मतलब कितना? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा राइट ए। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेट। एक कोई बॉडी है उसकी क्या है? लाइट भी बॉडी है और हैवी बॉडी है, वह इक्वल काइनेटिक एनर्जी से ट्रांसलेट हो रही है। तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? जो लाइटर बॉडी है विल हैव स्मॉलर मोमेंटम। लाइटर बॉडी है उसका मोमेंटम कैसा होगा? स्मॉलर होगा। तो हमारा जो इसमें बताना कि स्टेटमेंट कौन सा सही है, देन क्या होगा? तो हमारा जो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो भी हमारी वेलोसिटी है सरफेस के ऊपर, जो अर्थ है, पृथ्वी के जो भी धरातल है, उससे जो हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है
उसका जो वैल्यू रहती है वह कितनी रहती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है वह कितनी रहती है, तो यह रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी रहती है, कितनी वेलोसिटी रहती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रिजिड बॉडी इन स्पेस, स्पेस में अगर कोई सॉलिड बॉडी है और तो उसके एन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा कितने होंगे, तो स्पेस में जो बॉडी रहती है उसकी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है 6, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द नॉर्मल वेलोसिटी रेशो इन बेल्ट ड्राइव इज अराउंड, जो नॉर्मल वेलोसिटी रेशो है उसका बेल्ट ड्राइव का वह अराउंड लगभग कितना रहता है, तो वह 10 के समथिंग रहता है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्टाइल है उसका मैक्सिमम एंगल प्रोजेक्शन एंगल कितना रहता है, तो वह समथिंग 45 डिग्री के समथिंग रहता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने कोशिश की इसका भी आंसर बताने की कि जिससे आपको थोड़े आंसर याद हो, इसी तरह के क्वेश्चन और भी समझ सकें। कुछ क्वेश्चन और हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ का यहाँ पर एग्जांपल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल टू एंड अपोजिट एक्शन, तो आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है न्यूटन लॉ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एज कंपेयर टू इक्वेटर, मतलब जो भी हमारी भूमध्य रेखा है उसकी तुलना में ध्रुव होते हैं उस पर जो हमारी पूछ रहा है जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है ज्यादा रहती है, तो इस तरह का ऑप्शन दिए तो ये रहती है ग्रेटर, कैसी रहती है ग्रेटर, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं तो उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन उसका जो कंसेप्ट है कहां से लिया गया है, तो ये इसका कंसेप्ट होता है इनर्शिया का, किसका रहता है इनर्शिया का, मतलब ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस तरह क्वेश्चन में लगा व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन फ्रीली, अगर लिफ्ट है अगर नीचे की ओर आ रही है तो उसमें पूछ रहा है जो अगर कोई आदमी उसमें खड़ा है तो नीचे की ओर आने पर उसका जो ओरिजिनल वेट है और उसका जो नीचे की ओर आ रही है उसमें क्या अंतर होगा, क्या सेम वेट रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा, तो यह सेम वेट नहीं रहेगा, लेस मतलब कम वेट लगता है जब नीचे की ओर आती है किसी भी आदमी का या किसी कोई बॉडी है ओरिजिनल वेट की तुलना में। तो ये 40 क्वेश्चन थे जो पिछले व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो सब इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है किसी न किसी सन में पूछे जा चुके हैं या किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। हमारी सोच ये थी ये बताने की कि इस तरह के क्वेश्चन आप और भी तैयार कर लें, या इस तरह के सेक्शन है फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, डायनेमिक्स के से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमारे जो हमारी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के सेक्शन आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इन्हीं सेक्शन से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और भी सब्जेक्टों के मैं इसी तरह के सारे वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि जो भी वीडियो मैं अदर सब्जेक्ट पर भी बनाऊं इसी तरह के वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप समय से तैयारी कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।